नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः स्वागत है, जहां हम विश्व की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों के ज्ञान का गहन अध्ययन करेंगे, ताकि आपकी सोच और जीवन को रूपांतरित करने में आपकी सहायता हो सके। आज हम एक गहन किंतु कम चर्चित कृति की खोज कर रहे हैं, नेपोलियन हिल द्वारा लिखित अपने मन का स्वामी कैसे बने। कल्पना कीजिए कि आपके पास अपने विचारों को इस प्रकार निर्देशित करने की शक्ति है कि वे निरंतर सफलता और पूर्णता की ओर ले जाएं। दिलचस्प बात यह है कि नेपोलियन हिल हमें यही सिखाने का वादा करते हैं। यह पुस्तक मात्र सोचने से कहीं आगे जाती है। यह आपके सपनों को प्राप्त करने के लिए आपके विचारों को रणनीतिक रूप से व्यवस्थित करने और नियंत्रित करने के बारे में है। इस ऑडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आप न केवल दार्शनिक आधारों को उजागर करने जा रहे हैं, बल्कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक उत्कृष्टता के लिए हिल द्वारा प्रदान की जाने वाली व्यावहारिक रणनीतियों को भी उजागर करने जा रहे हैं। चाहे आप हिल्स की शिक्षाओं के लिए नए हों या अनुभवी अनुयायी हों, इस सारांश से प्राप्त अंतर्दृष्टि आपके लक्ष्यों के प्रति आपके दृष्टिकोण को गहराई से बदल सकती है। क्या आपका मन किसी भी स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और सकारात्मक सोच सकता है, जैसे वाक्यांश आपको परेशान करते हैं, जबकि उनमें तर्क होता है? आप वास्तव में अपने आप को कितना सकारात्मक मानते हैं? आप कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए अपने मन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? यदि आप स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, तो आप पहचानेंगे कि कभी-कभी आपका मन आपका सबसे बड़ा विरोधी हो सकता है। आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अक्सर आप असफल हो जाते हैं। कई लोग बेहतर मानसिकता के साथ जीने की आकांक्षा रखते हैं, फिर भी यह मायावी बना रहता है, जिससे भय और विफलता का चक्र चलता रहता है। लेकिन चिंता न करें, यह सारांश आपको मन के परिवर्तन के माध्यम से मार्गदर्शन करेगा। आप विचारशील कार्रवाई के महत्वपूर्ण महत्व को जानेंगे कि अवसर को जब्त करने के लिए अपने मन को कैसे प्रशिक्षित करें और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपने सच्चे उद्देश्य और इसे प्राप्त करने का मार्ग खोजें। तो क्या आप अपने मन पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हैं? रचनात्मक दृष्टि ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में लोग अक्सर अपनी दैनिक बातचीत में बात करते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह शब्द कला और साहित्य के क्षेत्र में अधिक फिट बैठता है, लेकिन परोपकारी और उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी के लिए एंड्रयू आगे बताते हैं कि कल्पना दो रूपों में आती है, सिंथेटिक और रचनात्मक। सिंथेटिक कल्पना में विचारों और सिद्धांतों को मिलाकर एक मौलिक विचार बनाना शामिल है। हालांकि आज के समय में कुछ भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं है, लगभग हर किसी के पास कोई न कोई विचार होता है। इसलिए सिंथेटिक कल्पना का अर्थ है पुराने विचारों को फिर से व्यवस्थित करके कुछ नया बनाना। सिंथेटिक कल्पना का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति का एक प्रमुख उदाहरण थॉमस एडिसन है। उन्होंने दो मौजूदा सिद्धांतों का उपयोग करके तापदीप्त विद्युत लैंप का आविष्कार किया, जिसे आमतौर पर बल्ब के रूप में जाना जाता है। ये ऊर्जा और विद्युत लैंप के सिद्धांत थे जो एडिसन के समय में पहले से ही उपयोग में थे। हालांकि विद्युत लैंप लंबे समय तक नहीं चलते थे। प्रकाश इसलिए आता था क्योंकि इसमें विद्युत ऊर्जा से जुड़े तार के टुकड़े होते थे जो एक सफेद चमक पैदा करते थे। बिजली लैंप की धातु को जल्दी से जला देती थी, इसलिए एडिसन ने चारकोल का उपयोग ऐसा तब होता है जब कोई व्यक्ति एक नया विचार बनाता है। जिन कलाकारों और लेखकों की आप प्रशंसा करते हैं, वे अपनी रचनात्मक कल्पना का उपयोग करते हैं। वे नहीं जानते कि ये विचार और विजन कहाँ से आते हैं, लेकिन वे एडिसन के पास वापस आते हैं। लैंप में चारकोल का उपयोग करने का शानदार विचार कहाँ से आया? कई साक्षात्कारों में एडिसन ने कहा कि उनके पास बस एक विचार था और उन्होंने इस पर कार्रवाई की। यही बात उन कलाकारों पर भी लागू होती है जिन्हें आप बहुत पसंद करते हैं। अक्सर उन्हें नहीं पता होता कि उनके गीत, धुन या प्लॉट कहाँ से आते हैं। यही रचनात्मक कल्पना की विशेषता है।
रचनात्मक विजन के लिए आपकी कल्पना की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, आपको अपनी सिंथेटिक और रचनात्मक कल्पना को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए, जिसकी आपको आवश्यकता है। अपनी कल्पना को विकसित करते समय आपको कुछ चीजों को याद रखने की आवश्यकता है। पहला है उद्देश्य का निश्चित सिद्धांत, जिसका अर्थ है अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होना। वित्तीय लाभ का विचार कल्पना को उत्तेजित कर सकता लोकप्रियता। दूसरा है मास्टरमाइंड सिद्धांत। यह तब होता है जब एक समूह किसी उत्पाद को बेहतर बनाने या किसी अच्छे व्यापारिक विचार के साथ आने के तरीकों को खोजने के लिए एक मेज पर बैठता है। यह कल्पना का उपयोग करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि हर किसी के मन में एक ही उद्देश्य होता है। तीसरा है अतिरिक्त मिल जाने का सिद्धांत। मान लीजिए कि एक महिला वह करती है जो उसे पसंद है, जैसे अन्ना जो पशु बचाव से प्यार करती है। वह जानवरों से इतना प्यार करती है कि वह उनके साथ समय बिताने के अधिक तरीके खोजना चाहती है। जानवरों के लिए अन्ना का जुनून उसकी कृत्रिम और रचनात्मक कल्पना को उत्तेजित करता है। चौथा है लागू विश्वास सिद्धांत। आप अपने विश्वास में जो कुछ भी मानते हैं वह कल्पना का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। इतिहास प्रसिद्ध लोगों से भरा है जिन्होंने अपने विश्वास के कारण जो चाहा उसे हासिल किया। पांचवा है संगठित व्यक्तिगत प्रयास सिद्धांत। यह कुछ बनाने के लिए कल्पना को उत्तेजित करने का एक सीधा तरीका है। इसका एक उदाहरण है थॉमस एडिसन द्वारा तापदीप्त विद्युत लैंप का आविष्कार। संगठित विचार। क्या आपने कभी अपने विचारों के बारे में सोचा है? क्या आपने गौर किया है कि आप ज्यादातर लोगों की तरह कैसे सोचते हैं? आपने शायद नहीं किया है। अगर आप वह हासिल करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। इसलिए आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने की जरूरत है। यह दो तरीकों से किया जा सकता है, आगमनात्मक या निगमनात्मक तर्क के माध्यम से। आगमनात्मक तर्क तब होता है जब आपके विचार अज्ञात तथ्यों को स्वीकार करने पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब आसमान बादलों से घिरा होता है और अंधेरा दिखता है, तो आप बाहर जाते समय छाता ले लेते हैं। यह आगमनात्मक तर्क है। निगमनात्मक तर्क का मतलब है कि आपके विचार ज्ञात तथ्यों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, पीटर को कुंवारा कहा जाता है क्योंकि वह अविवाहित है। यह तर्क राय को बर्दाश्त नहीं करता। राय पर भरोसा नहीं किया जा सकता और यह खतरनाक हो सकता है क्योंकि राय पक्षपातपूर्ण होती है और अक्सर ज्ञान या जानकारी की कमी होती है। इसलिए यहाँ कुछ बातें हैं जो इस पुस्तक के लेखक नेपोलियन चाहते हैं कि लोग राय के बारे में जानें। राय पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब वह तथ्यों पर आधारित हो। रेनी उन लोगों में से हैं जो हर बातचीत में हर चीज पर एक राय रखती हैं। वह अपने विचारों को व्यक्त करना सुनिश्चित करती हैं, हमेशा यह सुनिश्चित करती हैं कि वे तथ्यों पर आधारित हों। राय को मुफ्त सलाह माना जाता है। कभी कभी कुछ स्थितियों या समस्याओं में हमें अपने दोस्तों और परिवार की बात सुननी चाहिए। जब डायना को जीवन का कोई बड़ा निर्णय लेना होता है, तो वह हमेशा अपने साथी, अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपने माता पिता की सुनती है। हालांकि वह उनकी सलाह पर आंख मूंदकर भरोसा करने के बजाय उसकी जांच करना सुनिश्चित करती है। हमें समय समय पर अपनी जानकारी के स्रोतों की दोबारा जांच करनी चाहिए। इससे आपका दिमाग सतर्क और तेज रहता है। ब्रैंडन को विश्व समाचारों से अवगत रहना पसंद है। वह हमेशा डेली न्यूज पढ़ना सुनिश्चित करता है। विभिन्न मीडिया आउटलेट उसे वह जानकारी प्रदान करते हैं जिसकी उसे आवश्यकता होती है। हालांकि ब्रैंडन जो कुछ भी पढ़ता है उस पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं करता है। इसके बजाय वह अपना शोध करता है और सुनिश्चित करता है कि वह जो मीडिया आउटलेट या रिपोर्ट पढ़ रहा है वह प्रामाणिक है। और जाने माने ब्रैंडन को पता है कि अलग अलग समाचार रिपोर्टों में एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है।
इसलिए वह सुनिश्चित करता है कि वह केवल निष्पक्ष रिपोर्टर और पत्रकार ही पढ़े। उनके द्वारा ली गई जानकारी के बारे में चयनात्मक होना ब्रैंडन को सही ढंग से सोचने में मदद करता है। हर चीज पर सवाल उठाते रहें। जब तक आप आश्वस्त न हो कि कुछ तथ्य पर आधारित है, तब तक अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करते रहें। संगठित सोच में समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित आदतें। जब तक आप इसे एक नियंत्रित आदत नहीं बनाते, आप संगठित तरीके से नहीं सोच सकते हैं। अपने दिमाग को एक कैमरे के रूप में सोचें जिसमें बहुत सारी जानकारी संग्रहीत है। अगर आपको नहीं पता कि किस पर ध्यान केंद्रित करना है, तो आपका दिमाग सब कुछ कैप्चर करता रहेगा। दूसरे शब्दों में, आपका दिमाग दुनिया भर से बेकार की जानकारी जोड़ता रहेगा जिसमें बेकार का प्रचार, गपशप और तुच्छ मामले शामिल हैं। एक नियंत्रित आदत आपके कैमरे को केंद्रित रहने में मदद करेगा। यह हजारों पेड़ों के बीच एक दुर्लभ पक्षी पर जूम करने में सक्षम होगा, यानी आप अपने मस्तिष्क में केवल महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी ही केंद्रित और संग्रहित कर सकते हैं। जब नियंत्रित आदतों की बात आती है, तो आप कहां से शुरू करेंगे? आप उद्देश्य की निश्चितता के माध्यम से ऐसा करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं। आप शिकायत करते हैं कि आपने कितना वजन बढ़ा लिया है। फिर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में अधिक जागरूक होने का निर्णय लेते हैं। हालांकि फिट और स्वस्थ रहने की आपकी इच्छा सिर्फ एक इच्छा है, आप अभी भी अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ खा रहे हैं। आप एक स्वस्थ जीवन शैली का पालन नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पर्यावरण में कोई बदलाव नहीं किया है। नियंत्रित आदतों के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। आपको जागरूक होने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करने की आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप अपनी संगठित सोच में सुधार करना चाहते हैं, लेकिन यह केवल दोहराव के माध्यम से हो सकता है। थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। एडिसन अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन सिद्धांतों को देते हैं जिनका उन्होंने पूरी लगन से पालन किया। जब उनसे आविष्कार के क्षेत्र में सबसे आवश्यक चीज के बारे में पूछा गया, तो एडिसन ने एक सूची बनाई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक व्यक्ति क्या हासिल करना चाहता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने उद्देश्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहिए। फिर एडिसन ने अच्छी तरह से समझाया कि नियंत्रित ध्यान और ऑटो के सुझाव का क्या मतलब है। एडिसन ने कहा कि एक व्यक्ति को उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। उसे काम में इतना शामिल होना चाहिए कि वह यह भी नहीं जानता कि असंभव का क्या मतलब है। एक व्यक्ति ने ध्यान नियंत्रित किया है क्योंकि वह उस पर केंद्रित रहता है जिसकी उसे आवश्यकता है। वह अपने शिल्प में निपुणता हासिल करने के लिए समय और प्रयास लगाता है और समान विचारधारा वाले लोगों से मदद लेता है। वह कभी भी उन चीजों पर अपना समय बर्बाद नहीं करता है जो उसे सफल होने में मदद नहीं करती हैं, और न ही उनकी असफलताएं, बाधाएं या आत्मसंदेह उन्हें रोकते हैं। यह बहुत हद तक इच्छा शक्ति के सिद्धांत की तरटों का सुझाव इस तरह से भी प्रकट होता है कि यदि कोई व्यक्ति यह विश्वास करता है कि वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा, तो एडिसन ने अधिकांश लोगों के बीच एक आम समस्या की ओर भी इशारा किया। ज्यादातर लोग शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं। आप अपने लिए ऐसी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं जो आपको प्रयास करने से भी रोकती हैं। आपने वास्तव में शुरुआत नहीं की थी, लेकिन आपका मानसिक दृष्टिकोण आपको पहले ही विफल कर चुका था। आप अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जिन्होंने आधुनिक टेलीफोन का आविष्कार किया था, वे भी दृढ़ इरादों और निरंतर दृढ़ता के महत्व को समझते थे। अलेक्जेंडर ने अपने पहले प्रयास में टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया था। वह गर्व से कहते हैं कि उन्हें यह भी याद नहीं है कि वे कितनी बार असफल हुए। क्या यह उनके लिए हतोत्साहित करने वाला था? हाँ, क्या इसने उन्हें बार बार प्रयास करने से रोका? नियंत्रित ध्यान के बारे में एंड्रयू कार्नेगी का विश्लेषण। जब नियंत्रित ध्यान की बात आती है, एंड्रयू कार्नेगी ने इसकी बहुत प्रशंसा की। कोई भी इसे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में आसानी से लागू कर सकता है
और उस क्षेत्र में सफल हो सकता है। एंड्रयू नियंत्रित ध्यान को एक उद्देश्य के लिए मन की सभी क्षमताओं के संयोजन के रूप में देखता है। अपने मामले में जब एंड्रयू को स्टील बनाना और बेचना था तो उसने अपने दिमाग के हर क्षेत्र का उपयोग किया। एंड्रयू की सफलता का रहस्य उसका सारा ध्यान स्टील पर केंद्रित करना था। दूसरे शब्दों में, एक विशेषज्ञता प्राप्त करके आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने की अपनी संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन उन उद्योगों के बारे में क्या जो विविधता पर पनपते हैं, जैसे खुदरा व्यापार जहां खेल उपकरण और कपड़ों के लिए विभाग हैं? यहाँ एंड्रयू कहते हैं कि नियंत्रित ध्यान विविधता में भी सफल हो सकता है। खुदरा व्यापार में अभी भी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए उनके वस्त्र विभाग में एक प्रबंधक होता है जो यह तय करने में विशेषज्ञ होता है कि किस प्रकार के ब्लाउज और शर्ट बेचे जाने चाहिए। उनके खेल विभाग में भी एक विशेषज्ञ होता है जो सलाह देता है कि कौन से खेल उपकरण और मशीनें जल्दी बिकेंगी। इस प्रकार नियंत्रित ध्यान विविधता में भी सफल हो सकता है। यहाँ तक कि कॉरपोरेट नौकरियों में भी आप नियंत्रित ध्यान प्राप्त कर सकते हैं। एंड्रयू को नहीं लगता कि विशेषज्ञता न होना समय की बर्बादी है। इस समय का उपयोग प्रभावी ढंग से संवाद करने, टीम में काम करने और आत्मानुशासित बनने जैसे सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यदि आपको ऐसा करने की आवश्यकता है तो विशेषज्ञता को बदलना भी गलत नहीं है। हाँ, आपने कई साल अच्छा प्रदर्शन करते हुए और एक विशिष्ट क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हुए बिताए हैं, लेकिन आपकी लगन और इच्छाएं बदल सकती हैं। हाँ, एक नए करियर की शुरुआत करते हुए आपको ऐसा लग सकता है कि आपने अब तक अपना समय बर्बाद किया है, लेकिन समय की इससे भी बड़ी बर्बादी तब होगी जब आप वह नहीं करेंगे जो आप हमेशा से करना चाहते थे। निष्कर्ष, सबसे पहले आपने क्रिएटिव विजन के बारे में सीखा। रचनात्मक दृष्टि को अवसरों को पहचानने और उन पर कार्रवाई करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। आप अपनी कल्पना का उपयोग किए बिना रचनात्मक दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। कल्पना दो प्रकार की होती है, सिंथेटिक और रचनात्मक। सिंथेटिक कल्पना पुराने विचारों और सिद्धांतों को मिलाकर एक मूल विचार बनाती है, जबकि रचनात्मक कल्पना तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से नए विचार के साथ आता है। आप अपनी कल्पना को उत्तेजित करने के लिए 5 सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं: उद्देश्य की निश्चितता, अतिरिक्त मील जाने वाला मास्टरमाइंड, लागू विश्वास और संगठित व्यक्तिगत प्रयास। दूसरा, आपने सीखा कि संगठित सोच का अभ्यास कैसे करें। संगठित विचार राय नहीं सुनते। यदि एक संगठित दिमाग किसी राय को सुनता है तो वह उसका पूरी तरह से विश्लेषण करता है। आप केवल नियंत्रित आदतों के माध्यम से ही संगठित विचार प्राप्त कर सकते हैं। नियंत्रित आदतों का मतलब है कि आपको जो चाहिए उसे प्राप्त करने के लिए सचेत रूप से प्रयास करना। यह शारीरिक और मानसिक दोहराव के माध्यम से किया जाता है। तीसरा, आपने नियंत्रित ध्यान को समझा। नियंत्रित ध्यान उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि संगठित विचार। नियंत्रित ध्यान के 5 कारक हैं: उद्देश्य की निश्चितता, आत्मानुशासन, नियंत्रित ध्यान, स्वत सुझाव और इच्छा शक्ति। चौथा, आपने सीखा कि नियंत्रित ध्यान जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, खासकर करियर में। विशेषज्ञता आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकती है। यह आपको अपना सारा समय, ध्यान और ऊर्जा एक क्षेत्र या उद्योग पर केंद्रित करने में मदद करती है। जितना अधिक आप किसी विशिष्ट क्षेत्र या उद्योग के बारे में जानते हैं, उतनी ही अधिक आपकी सफलता की संभावना। आज मैं जितना परिवर्तनकारी हूँ। हिल्स के सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं हैं, वे उपकरण हैं जिन्हें यदि लगन से लागू किया जाए तो हम जिस तरह से दुनिया को देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं, उसमें नाटकीय बदलाव आ सकता है और हम सच्ची सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं।